चलो आ जाओ। सो तुमसे कह रहे हैं कि द स्टूडेंट एस्टिमेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सम डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच maximum speed is not a reasonable estimate. Okay, container ship 10 meters per second. Okay, सही है। और 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है तुम मल्टीप्लाई बाय 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, विच इज़ नॉट बैड। सही है। ओलंपिक स्प्रिंटर 0.1 किलोमीटर पर आवर, 0.1 किलोमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर पर आवर। नहीं, ये नहीं चल, 100 मीटर पर सेकंड, ये तो नहीं हाँ। चल सकता कोई भी, राइट। सो दिस इज नॉट द रीजनेबल एस्टिमेट। रेसिंग कार सेंटीमीटर है, सो यप दिस इज एक्सेप्टेबल। स्नेल 0.1 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइन चल जाएगा। सही है। तो चलो, गुड हो गया। अच्छा जनाब आ जाओ। विच क्वांटिटी इज एस आई बेस्ड यूनिट सेकेंड। एस आई बेस क्वांटिटी है, ओके सॉरी, क्वांटिटी उसने कहा है, सो क्वांटिटी में टाइम आएगा। सेकेंड इज द यूनिट, नॉट अ क्वांटिटी, ओके। अच्छा जी। A student takes a measurement to determine the constant accelerations of model car from the rest in a straight line. The measured values with their absolute uncertainties are shown. Displacement time given है। Say the student uses this equation to calculate the acceleration of the car. What is the acceleration and the absolute uncertainty? सही है। अच्छा, acceleration जल्दी से निकाल लोगे आप तो आपके पास आ जाएगी 16.5 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर। सही है, इज इक्वल्स टू ए। सही है। यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। सही है। एंड उसके बाद आप कर लो, इसको ले आते हैं साइड में, और इसको कर लेते हैं छोटा, और इसको ले आते हैं यहाँ से। सही है। अच्छा जी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद जो है अनसर्टेनिटी निकालना है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को यूज करके परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लो। सही है। सो तुम्हारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एस प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन 2 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। सही है। और अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। सही है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टाइम्स इट बाय 100। सही है। मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँ क्योंकि 100 एंड में जाके कैंसिल हो जाना है। ओके। 2 टाइम्स 1/15। सही है। तुम देख रहे हो टाइम के अंदर 1 सेकंड की अनसर्टेनिटी दी हुई है। मैं प्रैक्टिकल के अंदर तुम लोग पे चीज होता था कि ज्यादा अनसर्टेनिटी ले लो टाइम की, राइट। स्टॉप वॉच की लीज काउंट ना लो। सही, क्योंकि टाइम जो होता है वो तुम्हारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट का हमेशा ज्यादा आ रहा होता है। ओके। एंड ये आ गया इज इक्वल्स टू डेल्टा ए ओवर ए, राइट। सही है। और दोनों तरफ यहाँ पे भी 100 था, यहाँ पे भी 100 था, तो हमने कैंसिल कर दिया। ए को यहाँ पे ले जाओ, तो ए अगर यहाँ पे लाओगे तो कितना हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ रही थी भाई? ए की वैल्यू प्लीज बताओगे? 0.146। सही है, तो 0.146। सही है, कैलकुलेट कर लो। आई थिंक सी बन रहा होगा। बन रहा डी बन रहा है सर, है जीरो ना? पॉइंट जीरो टू परफेक्ट हो गया। सही है। इन्होंने ऐसे जिसमें कोई डी नहीं बन एब्सोल्यूट। रहा है। हाँ। डी बन रहा है। सी फॉर कैट। सर डी नहीं बन रहा डी। डी डी फॉर फॉर डॉग। डॉग। डी फॉर डॉग, अच्छा ऐसा बन रहा तो होगा। सही हो गया। एक सेकंड, इसका आंसर क्या दिया भाई इन्होंने? 3 3 3 3 3 3। ठीक है, सी क्यों दिया भाई? हाई हाई। सर वो अनसर्टेनिटीज की 0.020 आ रही है। सही हो गया, एक सेकंड लो, एक सेकंड, एक भंड हो गया मुझसे। सही है। सही आ रहा है। सही है भाई। ओके, चलो। सही है। आ जाओ, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि एन एरोप्लेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड बोले तो भाई जीरो रिजल्टेंट फोर्स, जीरो एक्सीलरेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। सही, यहाँ पे फोर्स, तुम्हें फोर्स दी हुई है तो जीरो रिजल्टेंट फोर्स। जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि राइटवर्ड फोर्स इक्वल्स टू लेफ्टवर्ड फोर्स, अप अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउन। अब देखो डाउनवर्ड का कंपोनेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से ध्यान से, हाँ, यानी तुमने ना वेट का कंपोनेंट निकालना है। वेट का डाउनवर्ड कंपोनेंट निकलेगा इधर से यूं। सही है, ये निकलेगा थीटा। सही, डब्ल्यू cos थीटा विल बी इक्वल टू वेट। ओके, डब्ल्यू cos थीटा वेट के बराबर होगा, और डब्ल्यू साइन थीटा आर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू टी। दो बैकवर्ड फोर्सेस है। ओके। ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहा होगा भाई, समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ। सो ये दो ट्राइंगल इस तरह से बन रहे होंगे। ये वाला कंपोनेंट होगा डब्ल्यू
साइन थीटा का। सही है, और तुम्हारे पास दो बैकवर्ड फोर्सेज हैं। सही है, उन दोनों को ऐड किया, फॉरवर्ड फोर्स टी आ रही है, दोनों को सम अप कर लिया, राइट। अब देख लो कौन सा आंसर सही हो रहा है। सो विच इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट? एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा एंड टी इक्वल्स टू आर प्लस ए। सही लग रहा है ना? ए सही लग रहा है। एल एल के साथ माइनस नहीं आ, डब्ल्यू के साथ माइनस यहाँ पे नहीं आ रहा, उल्टा दिया हुआ है। बाकी बस सही है, इसके अंदर बस ये बन रहा है। चलो आ जाओ। What is the definition of the acceleration? Okay, rate of change of velocity. Fine. सारी इक्वेशन सही होगी? नहीं नहीं, सारी इक्वेशन सही नहीं होगी। चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क पावर होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। सही। अच्छा जी, तुम्हें एस्ट्रोनॉट, अच्छा ये बहुत दफा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तुम्हें एस्ट्रोनॉट दिया हुआ है, तो मैं एस्ट्रोनॉट दिया हुआ है एक अदद। सही है, और एस्ट्रोनॉट ऑन द मून वेयर देयर इज नो ग्रेविट नो एयर रेजिस्टेंस। ओके, throws a ball. The ball's initial velocity has a vertical component of 8 meter per second and the horizontal component is 4 meter per second as shown. Okay, the acceleration of the moon is this much. Okay, what is the speed of the ball 9 second after being thrown? Okay, अच्छा मुझे इस तरह का ना कोई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस तरह का तुम्हारे पेपर में आ जाए। सही है, तो मतलब अभी जो तुम देने वाले हो ना कल परसों में, इस तरह का कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है तुम्हारे पेपर में आ जाए। सही है, तो खैर, तो अब देखो तुम एक काम ये कर सकते हो कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल। स्पीड ऑफ द बॉल निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन, फाइन। एक ना छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। क्या मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है टाइम 9 सेकंड पे। सही है, और वर्टिकल वेलोसिटी के लिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, टाइम है। और क्या है? सही, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास है 8। सही है, और एक्सेलरेशन मेरे पास है -9.81। सही है, टाइम में मेरे पास सर एक्सेलरेशन उन्होंने 1.62 दी। सॉरी सॉरी माय बैड, 1.62। मेरे पास टाइम है 9 सेकेंड। सही है। अच्छा, अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करे, तो वहां से मेरे पास आएगा डिस्टेंस। सही है, और उस डिस्टेंस पे सर मेरे पास आएगी वेलोसिटी। हाँ बोलो बोलो। v माइनस यू ओवर टी नहीं कर सकते? v माइनस यू ओवर टी, ऐसा कर रहे हो? फिर अच्छा वो जी, और अच्छा सर ऐसा कह रहे हो। इमाद तुम क्या कह रहे हो? सर हाउ डू यू नो इफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और पॉजिटिव? अबे हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो मैंने बता रहा है अभी, डोंट वरी। अच्छा जी, और क्या सर हम इब्राहिम क्या कह रहे हो? हाँ बोलो बोलो। सर हम हाफ का टाइम निकाल लेते हैं, फिर बाकी हाफ का निकाल लेते हैं। अबे यार वो मैं मुझे पता है ना, लेकिन मैं उससे नहीं करना चाह रहा हूँ, वो मैंने करना है बाय द वे। सही है, देखो आसान तरीका यही है, थोड़ा सा लंबा होगा बट वो आसान तरीका यही है। सही है, देखो अब मसला ये, मैंने डायरेक्ट सोच रहा था डायरेक्ट कर ले, लेकिन डायरेक्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, राइट। तो अब ये मसला ये कि आपको ये नहीं पता कि वो मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में रीच करी है बॉल। सही है, बॉल मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में रीच करी है आपको ये नहीं पता। सही है, तो सबसे पहले जो है ना, आप इनिशियल स्पीड ले लो 8। सही है, आप जो है ना वो एक्सेलरेशन ले लो -1.62। सही है, आप मैक्सिमम वेलोसिटी ले लो 0। सही है, और आपके पास आ जाएगा टाइम। सही हो गया। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। सही है, इससे आ जाएगा आपके पास टाइम। सही है, 0 - 8 डिवाइडेड बाय -1.62, राइट। सो इससे टाइम आ जाएगा 4 पॉइंट कितना आता है, 4.45 आता है, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। मुझे क्वेश्चन याद है, इसका आंसर कुछ ना कुछ आ रहा होता है। 4.93। फोर सर ये आप पॉइंट हाफ के लिए निकाल देंगे। हाँ जी हाँ जी, 4.93। सही है, 4 पॉइंट, अच्छा मैक्सिमम हाइट तक बॉल को रीच करने में 4.93 लगा, राइट। और 9 सेकेंड टोटल टाइम है। सही है, सो अगर तुम 9 में से माइनस कर लोगे, 9 - 4.93, 4.93। सही है, तो तुम्हारे पास जो है कितना हो जाएगा? 4.13, 06। 4.0606, फाइन। सही है, सो अब बेसिकली अब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने यहाँ से यहाँ तक देखना है। लेट्स से कि तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से यहाँ तक तुमने देखना है। ओके, सही है, कि यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। सही है, सो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास है 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। इस पॉइंट पे तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है तुमने बस वो फाइंड आउट करनी है। सही है, फाइनल वेलोसिटी तुमने फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है नीचे को आ रहा है, तो 1.62 है। सही है, और जो तुम्हारे पास टाइम है वो तुम्हारे पास है 4.06। ओके, दोबारा से ये इक्वेशन लगा दो, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। सही है,
and you have v as um, unknown, so sorry, unknown, and u as a zero, and final अच्छा जी, और एक्सेलरेशन उसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो 4.06 टाइम्स इट बाय 1.62। ओके, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, you'll get the आंसर। ओके, कितना आता है भाई? 6.5772। ओके, 6.5772, फाइन। अच्छा जी, अब देखो ये बेसिकली आपको पता चल गया है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो आपके पास सेम रहेगी, राइट, 4 मीटर की, राइट। जो आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपके पास आ गई 6.9, नहीं, 6.5772। ओके, 6.5772। ओके, तो अब आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि जस्ट स्पीड या जस्ट वेलोसिटी का होता है तो रिजल्टेंट होता है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, सही है। 4 का स्क्वायर प्लस 6.55577 का स्क्वायर और अंडर रूट। अच्छा जी, कर लो भाई, कितना आता है? 7.7 आ रहा है। हम्म, बढ़िया है। सर इसका और कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट? ये तो बहुत लंबा नहीं? अबे यार, मैं वही सोच रहा, तुम लोग सोचने नहीं दे रहे थे। अच्छा जी, सोच ले। फाइनल वेलोसिटी निकालनी ना। देखो, आप ये कर सकते हो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, सही है। एस के अंदर रख दो इनिशियल वेलोसिटी 8, सही है, टाइम आप रख लो 9, और आप रख लो प्लस 1/2 इंटू -1.62, सही है, एंड टी स्क्वायर आप रख लो 9 स्क्वायर, सही है। 9 स्क्वायर, सही। जरा इसकी वैल्यू बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है? वो हम पॉजिटिव नहीं लेंगे एक्सेलरेशन को? अबे रुक, तो निकाल दो पहले, वैल्यू तो बता। अच्छा, आई डिड डायरेक्टली विथ इक्वल्स टू दिस मच एंड यूज दिस, आई गॉट बी। कैसे भाई? बगैर पाइथागोरस थ्योरम लगाए अगर आ रहा है ये सेवन पॉइंट नहीं सेवन टू नहीं, पाइथागोरस करके किया। सर 6.39 आ रहा है वो, एस की वैल्यू। 6.39 अगर आ रही है, सही है, सही। और फिर इसमें आप लगा दो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। और अगर 2a, ए आपके पास है -1.62, और ऐसा आपके पास है 6.58, राइट। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 8 का स्क्वायर और अंडर रूट। जरा करो, कुछ आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है आंसर, वर्टिकल वेलोसिटी बन रही है। 6.58 आ रहा है। सही है, 6.58, ये वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, सही है। और फिर इसको पाइथागोरस से लगा के सॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, और फिर उससे फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, हसाम भाई बता सर रहे हैं कि, हाँ अगर हम बोलो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करें तो डायरेक्ट v की वैल्यू 6.58 ही आ रही है। चलो ऐसा कर लो, हाँ, ये भी सही हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, सही है। अच्छा, लेकिन उसमें फिर आपको एक्सेलेरेशन -9.81 लेनी होगी, राइट, और टी आपने 9 लिया होगा, ऐसे ही। जी वो वैल्यू जी नेगेटिव सर। नहीं आ रही लेकिन 6.58 है। सही हो गया। टू, और एक सेकंड, मुझे एक चीज़ बना लेने दो। 9 प्लस नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि एक्सेलेरेशन फिर हमने पॉजिटिव ले ली है, सही है। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, अगर आप इससे डायरेक्ट सॉल्व करो, अगर आप इससे सॉल्व करो और आपने -1.62 लिया हुआ इंटू 9, और यहाँ पे u को वहाँ जाके आपने ऐड कर दिया 8 इज इक्वल टू वी, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -6.58, राइट। और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, राइट। ये मुझे ये बता रहे हैं, सही है। सो लंबा तरीका ये है, लंबा तरीका ये है कि पहले आप आधे मोशन का टाइम निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट राइट को है, लेफ्ट को है, और फिर फर्दर जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए आप सॉल्व कर लो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका थोड़ा सा उससे छोटा है, दो इक्वेशन मैंने यूज़ की और मेरे पास आंसर आ रहा है। तीसरा तरीका उससे भी ज़्यादा छोटा है कि भाई आप जैसे ये यूज़ करो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सही। तो ये है, सेट हो गया, चलो। सर वो इनिशियली ऊपर को जा रहा है इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं ना एक्सेलरेशन। हाँ जी, बस ठीक है। सही है। तो ये है, चलो भाई आ, अरे पुली आ गई, पुली।
अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं टू ब्लॉक ऑफ mass this much and that much are connected by the light and extendable string that passes over a frictionless pulley. ओके 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 ओके। तुम्हें पता है कि भाई यहाँ पे जो टेंशन होने वाली है वो इधर को होगी, यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इधर को होगी, राइट। और तुम्हें पता है कि भाई टेंशन जो है वो अगर एक ही स्ट्रिंग है सेम रहती है। हमने रट्टा लगाया हुआ है कि भाई अगर तुम्हारे पास पुली है तो दो को ब्रेक कर दो, सही, पुली को ब्रेक कर लो और इक्वेशन अलग अलग बना लो, सही। इसके लिए अच्छा इसका वेट नीचे को होगा, सही है। इसका वेट नीचे को होगा 0.5 इंटू ग्रेविटी, राइट। इसका वेट भी यहाँ पे होगा बट इसका मतलब जो दूसरा वाला ब्लॉक है, अच्छा इन्होंने कहा हुआ है कि भाई रफ सरफेस है, सही, इन्होंने रफ सरफेस दिया हुआ है। तो टेंशन आगे लगेगी, पीछे जो है ना ये फ्रिक्शन लग रही होगी, पीछे फ्रिक्शन लग रही होगी, राइट। हमने फ्रिक्शन को लेना है, इसको हम इग्नोर कर देंगे इस वाली फोर्स को, राइट, उसी को कहानी नहीं होगी। सही हो गया। अच्छा जी, दो सारी चीजें आ गई, अब देख लेते हैं। द ब्लॉक और held stationary, the block of the mass this much rests on the rough horizontal surface. The block of a mass this much is suspended in the air. Suspended in the air. Okay, okay, okay. When the block are released, they have the acceleration of 2. Okay. देखो connected particle है तो जो एक की acceleration होगी वही दूसरे की होगी, right? What is the magnitude of the frictional force between the block of this much, okay, and the rough surface? Okay, fine. बना लेते भाई, इक्वेशन बना लेते हैं। पहले वाले की अगर इक्वेशन बनाओ, जो लटक रहा है ना उसकी इक्वेशन अगर तुम बनाओ, सही है। सो अच्छा, मोशन तुम्हारे पास यूं होने वाला है, राइट। तुम्हें पता चल रहा है कि मोशन तुम्हारे पास यूं होने वाला है क्योंकि दूसरा अदर वे पॉसिबल नहीं है, सही है। सो मोशन जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द 5 टाइम्स द ग्रेविटी, राइट। वेट की वजह से मोशन हो रहा है, राइट। टेंशन opposes the motion, okay, equals to ma, which is 0.5 and a is the acceleration which is 2, okay। यहाँ से निकल आएगी टेंशन, सो 0.5 इंटू 9.81, सही है। और माइनस 0.5 इंटू 2 करोगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू टेंशन, ओके। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3.49, ओके, इज इक्वल्स टू टेंशन, सही हो गया। अच्छा, अब इस टेंशन को उठा के यहाँ पे रख दो, सही है। अब यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तुम्हें पता है कि एफ इक्वल्स टू एम ए के अंदर जो वाली फोर्सेस पॉजिटिव होती है जिधर को मोशन होता है। सो टी तुमने पॉजिटिव रखा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। सो टी तुम्हारे पास है 3.49, सही है, माइनस एम ए ले लो, सही है। एम तुम्हारे पास है 0.2, एक्सेलरेशन है 2 की, इक्वल्स टू एफ, सही है। सो ये हो जाएगा 0.4, माइनस कर दोगे 0.5, 3.59 आ जाएगा, सही हो गया। ए बन रहा है मेरे पास, तुम लोग का बन रहा है भाई। मैंने भाई मैं ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं की हुई है, मैं अपने दिमाग से जो है ना रट्टा लगाया हुआ है मैंने, तो मैं वहां से लिख रहा हूँ, सही है। मुझे कुछ याद जी पड़ा था थ्री इस तरह पॉइंट का आ रहा है। फाइव वन 3.5 आ रहा है, फाइन फाइन। चलो भाई, कोई क्वेश्चन हो, किसी को टेंशन हो तो भाई पूछते रहना, वहाँ पे कमेंट में पूछ लेना, सही। क्वेश्चन नंबर भी लिख देना कि भाई ये वाले क्वेश्चन में मसला है, ओके। A resultant force causes an object to accelerate. Okay, what is equal to the resultant force? The acceleration of the object per unit mass? No. इसका मतलब है a upon m, right? ऐसा तो नहीं होता। The change in kinetic energy of the object per unit time. This is power. Okay. अच्छा जी, the rate of change of momentum per unit time. The change in momentum per unit time, ये सही है। And the change in velocity per unit time. Okay. Change in velocity acceleration होती है, right? देखो उसने उसने तो मेरे से रिजल्टेंट फोर्स का पूछा, वैसे ये क्वेश्चन के अंदर ऑल दो उसने रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेट दोनों वर्ड इस्तेमाल किए हैं, बट धोखे में नहीं आ जाने इससे, ओके। आगे आ जाओ भाई। An object fall from the stationary helicopter and reaches a terminal velocity. Reaches terminal, 2 दिन से हम फड्डा करें टर्मिनल वेलोसिटी पे, अब तुम्हें आना चाहिए, सही है। What happened to the acceleration of the object between leaving the helicopter and reaches the terminal velocity, right? हेलीकॉप्टर से अगर वो नीचे आएगा, सही है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन उसकी होगी 9.81, ओके। इनिशियली एक्सेलरेशन होगी 9.81, एंड चूंकि स्टेशनरी हेलीकॉप्टर से आपने उसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है 0, ओके। और फिर लेट्स से अगर वो इस पॉइंट पे टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच कर रहा है, सही है। सो जब टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच करेगा, सो वी टर्मिनल वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, लेट्स से एक्स, और एक्सेलरेशन जाएगी 0, ओके। चलो जी। अच्छा जी, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होकर 0 हो रही होगी, सो इट डिक्रीजेस टू 9.81, नहीं, इट डिक्रीजेस टू 0, यस, सही हो गया। एंड it increases to 9.81, no, it's not possible, it remained constant at 9.81. For the earth it is constant, but for the block it decreases to 0, okay। चलो जी आ जाओ। मोमेंटम दे दिए, सही है। तुम्हें दिया हुआ टू बॉल ऑफ masses m and 2m traveling in the vacuum with the initial velocity। वैक्यूम का मतलब है कि आइसोलेटेड फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ओके। सही हो गया। With the initial velocities of 2v and v respectively collide with each other head on as shown। सही है। After the collision the ball of mass m rebound
द बॉल ऑफ मास m rebounds to the left with a velocity v, what is the loss in, बदतमीजी कर रहे हैं देखो, कर दी इन्होंने बदतमीजी। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, बाद में जो है ना मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसकी वेलोसिटी निकलेगी, राइट। फिर उसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करोगे, राइट। आज अभी लगा लेते हैं। सो यहाँ को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, राइट। राइट वर्ड इज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड इज नेगेटिव। सो 2 mv माइनस 2 mv, ओके, -2 mv, ओके। सही हो गया। या तुम इसको प्लस लेना चाहो और तुम यहाँ पे जो है 2m के साथ नेगेटिव v लगाना चाहो तो तुम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा, ओके। एंड उसके बाद ये हो गया बिफोर द कोलिजन, राइट। आफ्टर द कोलिजन तुमसे कह रहा है कि m रीबाउंड हो रहा है, m इधर को जा रहा होगा, सही, विद वेलोसिटी v, सही है। तो इसका मतलब होगा m टाइम्स नेगेटिव v, सही है, प्लस 2m टाइम्स v डैश। सेट हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई। ये हो जाएगा 0, सही है। एंड ये हो जाएगा m v नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा अगर इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, और 2m v डैश, m से m कैंसिल कर दो, v/2 आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, राइट। सो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, v/2, राइट। उसने कहा व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक, व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन, सो टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन और माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन कर दो, सही हो गया। सो तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ m एंड देन 2v² प्लस हाफ into 2m and then v squared, okay, this is the before वाला सिनेरियो, okay। सही है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ m टाइम्स 4v, सही है। सो 2mv² एंड देन ये हो जाएगा प्लस mv²। तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। सो 3mv आ रही है काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, राइट। अच्छा जी, आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी अगर तुम देख लो, सो तुम्हारे पास है हाफ m एंड देन जो 2v वाला था वो पीछे को जा रहा है विद अ वेलोसिटी v, ओके, एंड देन प्लस हाफ इंटू 2m इंटू v/2, राइट, स्क्वायर, ओके। सॉल्व कर लो भाई। सो ये हो जाएगा mv²/2 प्लस mv²/4, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा जनाब, सो इसको जरा एलसीएम ले लो। सो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, सही है। सो 2mv² प्लस mv², 3mv² ओवर ओवर 4, सही है। सो आई एम गेटिंग 3mv²/4, ओके। दिस इज आफ्टर, राइट। बिफोर माइनस आफ्टर कर दो तुम्हारे पास चेंज आ जाएगा, सही है, लॉस आ जाएगा तुम्हारे पास, सही है। सो 3mv² माइनस 3mv²/4, सही है। 3 4 12 माइनस 3 9/4, ओके। सही, अब देख रहे हो कितनी बदतमीजी हो रही है इसके अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अब देखो ये जो दो क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन, सही है, और एक ये वाला क्वेश्चन, सही, ये वाला, सही है। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे टाइम कंज्यूमिंग है, अगर तो फौरन दिमाग क्लिक होता है तो हो जाएगा, सही है। और सिमिलरली शायद शायद तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग हो, सही है, कि अगर फौरन क्लिक हो रहा है तो हो जाएगा, सही है, वरना फंस जाओगे तुम, सही है। एंड ये इसके अंदर भी अगर तो ये फॉरेन क्लिक हो रहा है तो फाइन, सही है। देखो याद रखो प्लीज, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन फॉरेन क्लिक नहीं हो रहा, एक एक दफा के पढ़ने में, 2 दफा के पढ़ने में क्लिक नहीं हो रहा, राइट, देन डू नॉट वेस्ट टाइम रीडिंग द थर्ड टाइम, राइट, आगे चले जाओ, सही हो गया, ओके। चलो, और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई इसको अभी करना चाहिए बाद में करना चाहिए, सेट हो गया। चलो आगे चलते हैं। सर हाँ जी, एक बार क्वेश्चन 9 दिखा दो। क्वेश्चन 9 देख लो भाई। इसमें देखने का है क्या अभी? सर ओके ओके। अच्छा जी। अच्छा अम, वाला एक बार और समझा सकते हैं, समझ नहीं आया। कौन सा भाई, कौन सा? टेंशन। देखो, लॉजिक कॉन्सेप्ट ये लगाया मैंने। उसने कहा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सही, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, तो इससे लॉस आएगा, ऐसे ही होगा, जी जी। सही है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन के लिए तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, सही है, मास और वेलोसिटी चाहिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, और इसी जैसे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए, राइट। बट यस। आपके पास जो है इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, इसकी वेलोसिटी नहीं गिवन है, सही है। तो उसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, सही है, और उसको उसकी हेल्प से हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, राइट। जब हमारे जी। पास इसकी वेलोसिटी आ गई तो उस वेलोसिटी को हमने यूज करके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर लिया, तो उससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, दैट इज लॉस, ओके। कॉन्सेप्ट ये, सही।
तो आपने प्लस क्यों किया उसको फिर? कहाँ पे प्लस किया भाई? ये आपने हाफ m2v² को प्लस हाफ 2mv² को प्लस क्यों किया? जानू, ये तो हमारे पास ये दो चीजें है ना। देखो ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इन दोनों की वजह से होगी, सही। ओके। तो आपने इन दोनों को ऐड करना होगा, सो मैंने इन दोनों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सारे सिस्टम की होगी ना। तो मैंने जो भी पार्टिकल था, ये पूरा पार्टिकल बिफोर द कोलिजन, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है मैंने सबको ऐड कर लिया, राइट। ये आगे सारे एडिशन, राइट। एंड आफ्टर द कोलिजन जो भी काइनेटिक एनर्जी थी मैंने उनको ऐड कर लिया, राइट। और फिर इन ओ तो दोनों आपने फिर को माइनस कर आपस, दिया उसको। हाँ, फिर यहाँ पे माइनस हो गया। ओके सही हो ओके। गया। ठीक ये है। आफ्टर द यस। कोलिजन का सोल्यूशन है, और ये फिर जो है ना उसका है। सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो तुमसे कह रहा है कि a force F is applied at an angle of 45 to a door handle at a distance d from the pivot of the handle as shown. Okay, pivot दे रखा है, हैंडल दे रखा है, फोर्स इंसान बना दो, फोर्स जल्दी से इंसान बना दो, ये बन गई फोर्स इंसान। F cos 45। ओके, cos 45 का मतलब होता है √2/2, सही है। F √2/2। तो मैथमेटिशियन हो, तुम्हें आनी चाहिए इतनी इतनी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अच्छा जी। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पिवट? फाइन, निकाल लेते हैं भाई। सो ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स घुमा रही होगी तुम्हें क्लॉकवाइज, राइट। और अगर पिवट ने जो है ना वो इसको होल्ड करके रखना है, तो पिवट एंटी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, सही है। सही है। तो अब यहाँ से देख लो आप, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस विच इज डी, सही है। अच्छा सॉरी, फोर्स जो है तुम्हारे पास एफ √2/2 टाइम्स डी, राइट। ये इतना ही इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं तुम्हारे पास इस पे जो अप्लाई हो रही हो, राइट। तो सिर्फ यही एक फोर्स है, जो कि इतनी ही फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो, इतनी फोर्स मोमेंट पे लगेगी, या इतनी फोर्स पिवट से जनरेट होगी, राइट। सो तुम्हारे पास जो है ना आ जाएगा, आ जाएगा ये फोर्स ही आ गई। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पिवट, सही है। अच्छा जी, सो एफ डी एंड देन √2/2, सही हो गया, ये बन रहा है। सेट हो गया, समझ में आया? यस। फिर कितनों को? हाँ नहीं, भाई, है ना। फिर वो एफ डी वो कैसे बन गया? है भाई, देखो एक एक बात याद रखो भाई, एक बात याद रखो। देखो भाई, मैथ्स की आइडेंटिटी है 1/√2 इज सेम एज √2/2। प्लीज कीप इन माइंड भाई, ये दोनों एक ही चीज है। कैलकुलेटर उठाओ, दोनों की वैल्यू देखो डाल के सेम आ रही है नहीं आ रही। कैलकुलेटर उठाओ, डालो 1/√2, आई एम गेटिंग 0.707। ओके, फिर √2/2, ओके, आई एम अगेन गेटिंग 0.707। ओके भाई, ये याद कर लो, ये होशियारी कर रहे हैं, मैंने अभी पिछले दो पेपरों में भी देख रहा हूँ कि ये होशियारी नापी हुई उन्होंने। ओके, ये याद कर लो कि जहां पे √2, जहां पे साइन कॉस वाला फैक्टर आएगा ना, वहां पे ये होशियारी हो रही होगी कहीं ना कहीं। ओके, सो 1/√2 इज इक्वल टू √2/2। ओके, इज दैट क्लियर भाई? अगर तुम कैलकुलेटर में वैसे डालो कॉस, कॉस 45, नहीं कॉस, अरे यार, कॉस 45 अगर तुम, शिट्स शिट्स, कॉस 45, ओके, कॉस 45 अगर तुम कैलकुलेटर में डालोगे, सो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास आएगा √2/2। ओके, ऐसे ही भाई, कैलकुलेटर उठा रहे हो, कैलकुलेटर में आ रहा है कुछ? कॉस 45 अगर कैलकुलेटर में डालोगे तो तुम्हारे पास √2/2 आएगा, राइट। 1/√2 नहीं दे सकता कैलकुलेटर, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर √2 आता है तो तुम्हें रैशनलाइजिंग करनी पड़ती है, राइट। सेम सेम वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, बी केयरफुल, मैथ्स का रूल है ये, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा अगर तुम लोगों ने किसी के लिए हो। सही है। चलो जी, आगे आ जाओ। A couple consists of the two force, each of a magnitude f, that acts in the opposite direction in the same plane. The perpendicular forces between the two forces d. Okay, fine. What is the torque of the couple? तुम्हें पता है कि force and distance between the force, one of the force times the distance between the force, ये फॉर्मूला होता है, राइट। F2FD मत रट्टा लगाना वरना गलत हो जाएगा सारा काम, समझ रहे हो ना। 2FD फॉर्मूला नहीं होता, one of the force and the perpendicular distance between them, this is the formula for the torque of the couple। okay, one of the force and perpendicular distance between them। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ तक बाय द वे मैंने 12 क्वेश्चन किए अभी, मैं अरे ना एक फिलहाल, मिनट और बता सकते हैं? कहाँ वो पे? ऊपर वाला एक, 12 वाला हाँ, क्या बताऊँ इसमें? FD है ना? ओके सही है, ठीक। हाँ, सर, सही। हाँ बोलो। कपल में रोटेशनल मोमेंट होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता ना?
कपल में रोटेशन, हाँ जी, ट्रांसलेशन नहीं होता, रोटेशन होता है। कपल कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, बस ये समझ लो, समझ रहे हो ना? अच्छा जी। अब यार ये वाले क्वेश्चन तो मुझे बहुत आसान लग रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है, बेकार बेकार क्वेश्चन दिए हुए। अच्छा जी, आ जाओ। अगर फंस जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी फिर। खैर, सो द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द फोर्स exerted on the ball by the horizontal air flow. Okay, the ball is suspended by the light and extensible string and the ball has a weight of this much. सही है, बॉल का वेट तुम्हारे पास आ गया 0.15, सही है। एंड अच्छा, बॉल इक्विलिब्रियम पे है, सही है। बॉल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो टेंशन लग रही होगी इधर को, सही है। इसकी एक फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, सही है। टेंशन एक होगी इधर को, सही हो गया। तो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास एयर फ्लो से अगर तुम इसका कंपोनेंट बनाओ तो टी कॉस 30, राइट, एंड दैट वुड बी टी साइन 30, ओके। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द एयर फ्लो, सही है। तुम्हें पता है कि भाई इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब है टी कॉस 30 शुड बी इक्वल टू वेट, ओके, एंड टी साइन 30 शुड बी इक्वल टू एयर फ्लो, राइट। तो तुम जो है ना, मतलब फोर्स फ्रॉम द एयर फ्लो, ऐसा ये मतलब है, राइट। सो तुम यहाँ से टी निकाल लो, पहले वाले फॉर्मूला को यूज करो, टी निकाल लो, सही है। ये आ जाएगा टी यहाँ से, वेट तुम्हारे पास दिया हुआ है 0.15, सही है, डिवाइडेड बाय कॉस 30, ओके। ये तुम्हारे पास आ जाएगा टेंशन, यहाँ से आ जाएगी टेंशन, ओके। टेंशन को उठा के यहाँ पे रख दो, सही हो गया। सो टेंशन की जगह मैंने रख दिया 0.15 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं पड़ा इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही होशियारी चला रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, साइन 30 अपॉन कॉस 30 तुम्हें पता है tan 30 होता है 0.15, और ये तुम्हारे पास आ गया tan 30, सही है। tan 30 की तुम्हारे पास जो वैल्यू होती है वो अच्छा जी, अंडर रूट नहीं, 1/2 और अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/, अंडर रूट 3/2, राइट। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/3 आ जाएगा, सही है। ऐसी कुछ आ रही होगी, सही है। बी आ रहा है इसमें। बी आ रहा है, ओके, मेरी कैलकुलेशन से भी आ रहा है। भाई देख लो, तुमने अपनी अपनी नाप दी है, मेरी भी चेक कर लो भाई। जी सर, उससे भी आ रहा आ है। रहा है, सेट हो गया। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहा है कि two two solid two solid cylindrical object x and y are held fully submerged, okay, fully submerged in a liquid as shown, okay, fine. the object the objects both have the same volume है, अब तरह सेम होने वाला है, ओके। तो हमने कल देखा था, अब तरह डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, जो वॉल्यूम है, राइट। वेट पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारे पे दोनों सेम लिक्विड में सबमर्ज है, दोनों के सेम वॉल्यूम है, तो अब तरह सेम होने वाला है, ओके। the density of the material bias twice density of the material से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। density of the liquid से फर्क पड़ता है, ओके। both the object are stationary, okay fine, which statement is true? अच्छा जनाब, चलिए जी, तुमसे कह रहे हैं द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द एक्स इज ग्रेटर देन ऑन द टॉप ऑफ द वाई, ओके, ऑन द टॉप ऑफ द वाई जो लग रही होगी ये वो होगी अपथ्रस होगी, और अपथ्रस सेम होने वाली है, तो ऐसा नहीं होगा, सही। द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू द लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एक्स इज द सेम एज दैट फॉर वाई, ये सेम नहीं होने वाला है, सही, क्योंकि हाइट प्रेशर जो होता है, प्रेशर डिफरेंस वो हाइट पे डिपेंड करता है, दोनों की हाइट अलग अलग है, सही हो गया। द अपथ्रस एक्टिंग एक्स, ओहो, सही मिल गया आंसर, सही है। द वेट एक्स इज द सेम एज द वेट, वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस डिफरेंट है, तो वेट भी अलग अलग होगा, राइट। सही हो गया, क्योंकि वॉल्यूम उससे सेम रखा हुआ है, राइट। अगर सेम वॉल्यूम है, सही है, वाई की डेंसिटी ज्यादा है, तो वाई का वेट मास भी ज्यादा होना चाहिए, वेट भी ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो वेट ऑफ एक्स इज सेम एज वेट ऑफ वाई, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। अच्छा, तो मैं भी कह सकते हो कि भाई अब थ्रस्ट तो हमारे पास आता ही प्रेशर के डिफरेंस है, तो फिर प्रेशर डिफरेंस भी हमारे पास सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, जब प्रेशर की बात कर रहे हो तो प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है, इसकी इसकी लंबाई पे डिपेंड करता है, राइट। वो अलग अलग है, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ओके। चलिए जी, आगे आ जाइए। सो सर अब, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करते हैं ना, मटेरियल पे नहीं। हाँ जी, मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही हो गया। अच्छा जी, चलो, सर इसका ए कैसे गलत है वो आप बता दें। एक ऐसे गलत है। ये कह रहा है कि भाई फोर्स ड्यू टू द लिक्विड acts on the top of x is greater than that acts on the bottom of the surface y, एक सेकेंड, force due to the liquid
acting on the top of the surface X is greater than the liquid on the top of the surface Y. भाई अब थ्रस्ट की बात कर रहा है ना कि जो फोर्स लग रही होगी टॉप पे, ये तो अब थ्रस्ट लग रही होगी, राइट? सही है। और अब हमने अभी बात की कि चूंकि दोनों के वॉल्यूम सेम है तो अब थ्रस्ट सेम लगना चाहिए, राइट? यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, समझ रहे हो आप? जी सर समझे। बस ये कॉन्सेप्ट। चलो जी आगे आ जाइए। अच्छा जी, an electric car travel at a constant speed of this much for this kilometer on a straight horizontal road and using and you अबे यार, जानू पढ़ा रहा हूँ यार। अम, हम्म, अच्छा जी, ओके। सो एन इलेक्ट्रिक कार, सही है सही है सही है। हॉरिजॉन्टल रोड, अच्छा उसने एनर्जी भी आपको बता दी है, सही है। अच्छा आपसे कह रहा है कि द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। अस्यूम दैट द इलेक्ट्रिक मोटर इज 100% efficient. How much energy is used from the battery when the car traveling at a constant speed of this much? Okay, for 80 किलोमीटर on the straight horizontal road. अच्छा जनाब, अब देखो ये मुझे बदतमीजी सी लग रही है। जरा सोचने दो। अच्छा जी, ये 70 किलोमीटर है, सही है, तो उसने इतनी एनर्जी यूज की, सही है। रेजिस्टिव फोर्स कुछ है नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड स्क्वायर, ओके। तो जितनी, अच्छा जितनी रेजिस्टिव फोर्स होगी उतनी फॉरवर्ड फोर्स होने वाली है, सही है। सो इन्होंने कहा कि भाई F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, राइट? ये F एक्चुअली में रेजिस्टिव फोर्स है, लेकिन चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F जो है वो एक्चुअली में तो रेजिस्टिव फोर्स है, लेकिन जो है चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो रेजिस्टिव फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स बराबर रहने वाली है, ओके। तो हमारे पास ये आ गई। एक ये इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है, सही है। अच्छा एनर्जी ई की है जब वो इस स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, सही है। और हाउ मच द एनर्जी इट यूजेस व्हेन द कार ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस मच, सही है। 80 किलोमीटर है, सही है। अच्छा जनाब, ओके, लेट मी ट्राई। F1 over V1 square is equals to F2 over V2 squared, सही है। अच्छा जी, सो अच्छा अब F की जगह पे हम, अबे यार बहुत लंबी क्यों करनी पड़ रही है इसके अंदर? एनर्जी इज सर इक्वल्स मुझे टू मिल यू। गया, आसान सर मिल गया। हाँ तरीका बताओ, आसान तरीका बताओ कुछ। सर आप एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर करके फिर एम जी का आप फोर्स ले एम एम काट दें, फिर आप हाफ वी स्क्वायर ओवर आप वो करें अबे एच। अबे एक सेकेंड, अच्छा चलो बताओ बताओ पहले बताओ। अच्छा one second, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो मैं कह रहा था कि एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की तरह कर लें, हम्म, एम एम काट दें, फिर फिर ई इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर ओवर जी एच करके ओनली एच करके दोनों का निकालें, तो उसके बाद उन दोनों को डिवाइड करना का 0.73 मिल रहा है। है यार देखो इसमें एक तो मसला ये है कि वो उसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड है, सही है। तो आप एमजीएच के तो कॉन्सेप्ट ला नहीं सकते ना, यहाँ पे मसला हो जाएगा फिर, समझ रहे हो? एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा इसके अंदर, सही है। हम्म। और तो वो एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो जितनी भी फोर्स होगी ना काइनेटिक, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तो कोई भी एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा, सही है। तो उस तरह नहीं हो सकता कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन, वो तब होता है कि जब स्पीड चेंज हो रही होती है ना, क्योंकि हम वर्क डन कहते हैं इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है कहानी, समझ रहे हो? ये मसला है। अच्छा जी, तो इसलिए जो है ना ये भी थोड़ा सा ना फिजिक्स थोड़ा सा गलत हो जाएगा इसमें। अच्छा और कुछ सोचे अगर कांस्टेंट स्पीड से। पावर इज इक्वल टू हम्म, पावर से ही सोच एफ रहा था मैं भी। एफ वी कर लें। अच्छा पावर इज इक्वल टू एफ टाइम्स वी, एफ वी, सही है। और पावर हमारे पास होता है एनर्जी अपॉन टाइम, सही है। एनर्जी अपॉन टाइम, सही है। और
टाइम की जगह पे अगर हम ले लें, टाइम इज बेसिकली, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, डिस्टेंस वेलोसिटी, नहीं डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। ओके, सो अच्छा जी, और इसको अगर तुम इंसान बनाओ तो ये हो जाएगा ई, और रेसिप्रोकल होके वी ओवर डी इज इक्वल्स टू, अबे यार वो वर्क डन बन रहा है यार उससे, ई इज इक्वल्स टू एफ डी बन रहा है, और अगर हम उस एफ डी को यूज करें, डिस्टेंस हमारे पास आएगा फोर्स एनर्जी। सर आप पहले कर लें ई इज इक्वल्स टू 80 एफ, और फिर एफ निकाल दें, और फिर दूसरे के लिए भी F2 निकल जाएगी। ई इज इक्वल्स टू, यार लेकिन उसमें फिर मसला ये आएगा अगर 80, आई 80 क्यों कर रहे हो? वो किलोमीटर को चेंज कर लें, 480 किलोमीटर ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। एनर्जी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। um, है उधर ऐसा यूजफुल करना। एनर्जी ने बताई है, E इज इक्वल्स टू 80 एक्सपोनेंट 3 F। यार एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे भी एक सेकंड दो, मुझे भी जरा सोचने दो, एक सेकंड दो बस। आ कार टायर एट अ कांस्टेंट स्पीड इतनी दी हुई है, सही है, फॉर दिस मच इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइन। अच्छा जी, स्पीड अगर हमारे पास है और उसकी एनर्जी इतनी है, इट यूजेस एनर्जी, सही है। सर वर्क डन का फॉर्मूला नहीं लगेगा? यार अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊं, सो फोर्स इक्वल्स टू टाइम्स डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर करके। हाफ एम वी स्क्वायर, यार एनर्जी फिक्स होनी चाहिए ना। ये तो अगर आप, हम ये कह सकते हैं कि भाई लेकिन यार चेंज इन एनर्जी नहीं आ रही ना, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो गलत हो जाएगा ना, फिर कॉन्सेप्ट नहीं बन तो आप पाएगा। उसको डिवाइड कर लेना ना, आप काट के फिर उसको कर लें, अबे डिवाइड बाय। सॉल्व फिजिक्स भी तो सही लगनी चाहिए ना, वो कैलकुलेशन से हो जाएगा, मसला नहीं है, आंसर निकालना मकसद नहीं है, फिजिक्स भी तो सही लगनी चाहिए ना। नहीं, तुम लोग आंसर तो निकाल लो लेकिन वो रिलेट नहीं हो रहा ना, वो लॉजिक से रिलेट नहीं हो रहा, ये मसला है। मतलब वो काट पीट के तो निकल आएगा लेकिन वो उसमें वो फिजिक्स वाली सही नहीं लग रही, और वही मैं फिर सोच रहा बाद हूँ। में आते हैं इस क्वेश्चन, हम्म। बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पे। है, एक सेकंड दे दो बस, एक एक मिनट ले लेता हूँ मैं, फिर आगे चलेंगे, अगर नहीं सॉल्व हुआ देन फाइन, आगे चलेंगे। अच्छा जी, टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, ओके, अज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक मोटर इज 100% एफिशिएंट। ओके, अगर 100% एफिशिएंट है तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ लूज नहीं हो रही है, और जितनी भी फॉरवर्ड फोर्स है वही रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स वही है। यार ये सारी चीज़ें ना एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। अगर तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स जो है वो इसके स्पीड के बराबर है, सही है, सही है, रेजिस्टिव फोर्स से हमने फॉरवर्ड फोर्स पता कर ली, सही है, सो फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास आ जाएगी, फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास आ जाएगी के वी स्क्वायर के, सो मान लिए चलो। अच्छा, 100% एफिशिएंट है जिसका मतलब है कोई लॉस नहीं है, सही, जो जो ये फोर्स है उसकी वजह से जो है ना एनर्जी चेंज हो रही होगी व्हेन द कार इज ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस मच फॉर 80 किलोमीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, अब इनिशियल एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास दी हुई है इन्होंने ई की फॉर्म में, सही है। अब हमें ये तीन क्वांटिटी अगर हम रिलेट कर लें, सही है, तो 80 कांस्टेंट है, तो अगर हम एनर्जी और वेलोसिटी को रिलेट कर लें पहले, और एनर्जी और वेलोसिटी को रिलेट कर लें बाद में, तो हमारे पास जो है ना कुछ कहानी बन सकती है, सही है। अच्छा, अगर एनर्जी, ओके ओके फाइन, सो एनर्जी, फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एनर्जी, राइट। अच्छा, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस अगर करोगे, फोर्स टाइम डिस्टेंस अगर करोगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा वर्क डन दोनों तरफ, सही है, और वर्क डन इज एनर्जी, सो एनर्जी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द वेलोसिटी टाइम्स डिस्टेंस, राइट, वेलोसिटी स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस, राइट। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, मैं अब ये कह सकता हूँ कि भाई एनर्जी वन ओवर velocity 1 is squared, d1 should be equal to energy 2 over velocity 2
स्क्वायर्ड एंड डी, राइट। दोनों में डी कांस्टेंट है तो डी भी हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो E1 इज बेसिकली ई की फॉर्म में ही है। वेलोसिटी वन जो है वो मेरे पास 70 किलोमीटर की फॉर्म में, 70 किलोमीटर पर आवर। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही जो है ना वो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में है, सही है। और मैंने इसका कर दिया स्क्वायर्ड। एंड जो यहाँ पे जो वेलोसिटी इज इक्वल टू E2 विच इज टू बी फाउंड। एंड ये आ रहा है 60 और इसको स्क्वायर करके वहां पे भेज देते हैं, सही है। सो ये आ गया 60 और इसका स्क्वायर कर देते हैं, राइट। अच्छा भाई निकाल दो कितना आ रहा है। 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 70 का स्क्वायर, 0.73। E टाइम्स 0.734, ओके। क्या आंसर आ रहा है इसका, आ रहा है ये आंसर आ रहा है 15। अरे भैया हैवी हो गया, हैवी। सही समझ में आया, समझ में आया भाई, समझ में आया, प्लीज सर बताओ। समझा दोगे एक बार? सर ये समझा दे, समझ नहीं। अरे यार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये इधर से आ गया है। ओके भाई, लेव ऐसा नहीं, नहीं गुरूर करने की जरूरत नहीं, आगे मैं फंस जाऊंगा कहीं जाके। ओके, देखो सीन ये, तुम लोग अगर कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हो तो उसमें फंस जाओगे, सही है। पहले मैं जो तुम लोग लगा रहे हो ना, पहले मैं उसको वो कर रहा हूँ। अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तुम फंस जाओगे, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, एनर्जी को फिक्स है, राइट। अगर तो तुम इसके बजाय एनर्जी को रिलेट करोगे वर्क डन से, तो एनर्जी का वर्क डन जो होता है वो एनर्जी का चेंज लेके आता है, वो भी नहीं आ रहा, तो लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं लग पा रहा है और वर्क एनर्जी थ्योरम भी नहीं लग पा रहा है, ओके। ये दोनों चीजें तुम नहीं लगा सकते हो, ओके। अब देखो उसने यहाँ पे ना ये रिलेशन दिया हुआ है, बस मैंने इस रिलेशन को यूज किया, सही है। इन्होंने हमें ये बता दिया है कि भाई फोर्स, सॉरी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वी स्क्वायर, राइट। एक चीज इन्होंने हमें ये बता दी है, राइट। और दूसरी चीज ये बताई हुई है कि मोटर जो है 100% एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट का मतलब ये है कि भाई जितनी भी रेजिस्टिव फोर्स होगी ना वो एक्चुअली में सारी की सारी फॉरवर्ड फोर्स होगी, सही हो गया, हमें इतना पता चल गया, सही है। अच्छा जी, तो अब बेसिकली ये हमने फॉरवर्ड फोर्स के तौर पे हमने ले लिए, राइट। अच्छा, अब इन्होंने हमें फोर्स को वेलोसिटी को एनर्जी से रिलेट किया, मतलब वेलोसिटी को एनर्जी से रिलेट किया हुआ है, सही है। सो वेलोसिटी को अगर एनर्जी से रिलेट करना है तो मैंने ये काम ये किया, बस मैंने एक जो है ना होशियारी ये नाप दी कि मैंने दोनों तरफ जो है ना डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मैंने ना डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। सही हो गया। तो तुम्हें पता है कि फोर्स टाइम डिस्टेंस तुम्हारे पास वर्क डन हो जाता है, सही है। सो वर्क डन, ओके। और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर टाइम्स डी, सही। अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पर लग रहा है, इसमें दोनों में से कोई भी नहीं है ये, ओके। हम सिर्फ उसकी इक्वेशन को यूज करके उसकी स्टेटमेंट को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अच्छा ये आ गया। अब आप सॉल्व कर लो। डब्ल्यू डब्ल्यू या एनर्जी ले लो। एनर्जी वन डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर्ड टाइम्स डी, सही। दिस इज फॉर द फर्स्ट केस, ओके। सेकेंड केस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, E1 डिवाइडेड बाय V1 V2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय डी, ओके। ये मेरे पास कहानी आ गई, सही। भाई ये फॉर्मूला समझ में आ गया, जी सर। सही हो गया। अच्छा जी, डी से डी कैंसिल कर दोगे, E1 और E2, सही है। अब बस तुम्हारे पास ये रिलेट हो गया, अब तुम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, सही। तो 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 70 स्क्वायर, ओके। समझ गए भाई। जी चलो, सर। ओके जी, आ जाओ भाई। अगला कह रहा है व्हाट इज मीन बाय द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय द यूजफुल, नो, उल्टा बता रही है। ये स्टेटमेंट कर दें, द यूजफुल एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम डिवाइडेड बाय द एनर्जी वेस्टेड, नो। The useful energy output from the system divided by the total energy input of the system, find the total, the energy wasted, no, not the energy wasted, okay। चलो 17 में तुमसे कह रहा है when an object is of a mass m raised to the vertical height of delta h, the gain of its gravitational potential energy is delta p। Okay, okay, okay। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है where g is the acceleration of the free fall, the definition of which physical quantity is needed to derive this equation। ओके, मोमेंटम की जरूरत नहीं है, पावर की भी जरूरत नहीं है, सही है। वर्क डन और एक्सेलरेशन, सही है। तुम्हें वर्क एक्सेलरेशन की भी जरूरत नहीं होगी, वर्क डन की जरूरत चाहिए होगी, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओके। और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी तुम्हें वर्क डन उसके लिए पता होना चाहिए, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम जो होता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, राइट। चलो जी आगे आ जाओ।
3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। आइडेंटिकल स्प्रिंग का मतलब है सबके स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होने वाले हैं। तुम्हें याद होना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सीरीज के अंदर स्प्रिंग्स लगाते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल सम होते हैं। सही, सीरीज के अंदर 1/k = 1/k1 + 1/k2 होता है, राइट। और पैरेलल के अंदर जो है वो तुम्हारे पास k1 + k2 + k3 एंड सो ऑन गिव्स यू योर k टोटल। ओके, के टोटल। ओके, सो ये तुम्हारे पास पैरेलल के अंदर है। रेजिस्टर का उल्टा हिसाब किताब है। ओके, कैपेसिटर आएगा ए लेवल्स के अंदर, उसमें भी यही हिसाब किताब है। बोल भाई, क्या सर बोल रहे इसमें हो? इसमें पैरेलल बी वाला है, बी पैरेलल ए बी, सीरीज है। हाँ, बी फुली पैरेलल है, बी फुली प्योर प्योर पैरेलल है, बी सही है। और ए जो है उसके अंदर ये सीरीज है, सही। और जब इन सीरीज को सॉल्व करोगे तो ये पैरेलल आ जाएगा इसके, राइट। सी के अंदर ये पैरेलल है और ये उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर आ जाएगा। डी प्योरली सीरीज है। ओके, ओके, अच्छा सर, पैरेलल में फोर्स डिवाइड होती है या सीरीज में? पैरेलल के अंदर सीरीज में सही, सब पे सेम होती है। सब पे सेम यहाँ पे निकालोगे। रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता, हम मान के चल रहे होते हैं ऐसा, हमने ईमान लाया है इस पे, समझ रहे हो ना? ठीक है सर। सही, यहाँ पे हर हर पॉइंट पे सेम होने वाली, सही। खैर, अच्छा जी, विच अरेंजमेंट हैज द लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट? ओके, देखो सीरीज के अंदर तो हमारे हमेशा तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट होगा, तो डी तो पॉसिबल ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। अब आपके पास जो है ए बी सी, इनमें से कोई ऑप्शन बचेगा, सही है। देखने से मुझे पता चल रहा है स्ट्रेट बी होना चाहिए, स्ट्रेट बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास 3k गैस का आ रहा है, सही है, 3k का आ रहा है, सही है। अगर तुम सी का निकालोगे, सी का अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास जो है ना ये दो पैरेलल है, 2k हो जाएगा, सही है। और फिर ये 2k सीरीज के अंदर आ जाएगा 1k के साथ, सो 1/2k + 1/k, सही है, इज इक्वल टू 1/k टोटल, सही है। तुम सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सो 2k 3k 3/2k, 2k/3, 2k/3, सही है। ये तुम्हारे पास आ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट इसका, राइट, विच इज 0.67, वो भी छोटा है, सही है। और अगर तुम इसका ले लो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा k/2 यहाँ से, सही है। जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये k/2 बन जाएगा, सही है, क्योंकि 1/k + 1/k 2/k k/2, राइट। अच्छा, और तुम इसको ऐड कर दो, सो k/2 + k, राइट, सो 3k/2 विच इज 1.5k, 1.5k यहाँ से आ रहा है, राइट। सो तुम्हारे पास ये आ गया। अच्छा जी, आ जाओ। और फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर द वायर शोन। ओके, fine, fine. Which row could identify the label X, Y, and Z? Okay, X, Y, and Z. Limit of proportionality तो Z होनी चाहिए, सही, तुम्हें देख के पता चल रहा होगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तुम्हारे पास Z होनी चाहिए। रीजन ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये पूरा है, X + Y होना चाहिए वैसे तो, सही, लेकिन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। सही, इलास्टिक डिफॉर्मेशन पे तुम X ले सकते हो सिर्फ। रीजन ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तुम Y ले सकते हो, सही है। रीजन ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तुम वाई ले सकते हो, रीजन ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन तुम एक्स ले लो, राइट। ऑल दो वैसे मेनली ये होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन याद, इलास्टिक डिफॉर्मेशन याद कहीं पे होता है, राइट। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसके बाद होता है। सेट हो गया? चलो आगे आ जाओ भाई। चलो, वेव्स हो गई, वेव्स आ गई है, सही है। एक्स एंड वाई आर 2 points on the surface of the water in a ripple tank. A source of constant frequency generate waves with a which travel past x and y, causing them to oscillate vertically. What is the phase difference between x and y? Okay. तुम्हें ये दिख रहा है कि भाई तुम्हारे पास आधी वेव तो आ गई है, 180 डिग्री का आ गया, सही है। और प्लस 90 और आ रहा है, सही है। सो 180 270 के आसपास आना चाहिए, सही है। तो तुम्हें ये देखने से पता चल रहा है, सही, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए इसमें। आगे आ जाओ भाई। A transverse wave on a rope has a wavelength lambda in the time period t. The graph shows a variation of the displacement of सर the वो ऊपर वाला particle. 180 नहीं होगा? क्यों बे? भाई 180 तो यहाँ तक होगा ना, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, क्वार्टर क्वार्टर वेव के हिसाब से चलना भाई। नहीं, जी सर, ठीक। सही हो गया। ओके, a transverse wave on a rope has a wavelength lambda and the period t. The graph shows the variation with the displacement of the particle of the rope with a distance. Okay, fine. Displacement और तुम्हें वो दिया हुआ है, distance का ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, सही हो गया। और particle x is labeled, which graph shows the best variation okay of the displacement of the particle x with the time t. Okay, सही हो गया। सो तुम्हें पता है कि जो है ना पार्टिकल, तुम्हें तुम्हें मैंने एक चीज रट्टा लगवाई थी कि तुम जब भी पार्टिकल के मोशन को ग्राफ करते हो तो तुमने हमेशा देखना होता है कि पार्टिकल के पीछे से क्या आ रहा है, राइट। सो इस मोमेंट पे पार्टिकल के पीछे से जो है ना पार्टिकल का क्रस्ट आ रहा है, सही हो गया। सो पार्टिकल का ट्रफ आ रहा है बेसिकली, सही है। सो तुम्हारे पास जो होना चाहिए
पार्टिकल का ट्रफ, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन से, राइट, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन से, सही है, स्टार्ट कर रहा है मीन से, ए और सी, पीछे पार्टिकल का ट्रफ है, सही है, यहाँ पे पहले ट्रफ आना चाहिए, ट्रफ नहीं आ रहा, ट्रफ आ रहा है, ट्रफ नहीं आ रहा, सो ए पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल है, राइट। ओके। फिर अब वो बता दो कि कैसे हम बनाएंगे, पीछे से देख कर कैसे हम बनाते हैं ग्राफ को। भाई सिर्फ आपने ये देखना है, सिर्फ आपने ये देखना है कि भाई जो भी पार्टिकल जिस भी पॉइंट पे दिया हुआ है ना, अगर आपको वेव का मोशन दिया हुआ है और उससे आपके पार्टिकल का मोशन बनाना है, राइट, जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, सही है, उस पॉइंट से पीछे देखो पीछे आ क्या रहा है, सही है। अगर लेट से मैं मान लो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ पार्टिकल, इधर पार्टिकल दे रहा हूँ, सही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो इसका इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, अब देख लो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सही है। अब देखो पीछे क्या है, पीछे आपने देखा ट्रफ है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो जाएगा, राइट, नीचे जाएगा, ट्रफ आ गया, सही, यहाँ से ले जाओ उसको ऊपर, सही है, एंड देन ये पूरी वेव बन जाएगी, सही हो गया, ये इस तरह से बन जाएगा, समझ रहे हैं भाई। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे, सही, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका वेव बना दो, या ये देखिएगा कैसे ये बना दो, सही है, सो उस सूरत के अंदर जो है आप क्या करोगे कि अब देखो यहाँ पे इसके पीछे आपने देखना है, पीछे क्या है, ट्रफ है, क्रस्ट है, सही है, सो जब आपने ये बनाया, सॉरी, सही है, सो जब आपने ये बनाया, सो जिस पॉइंट से स्टार्ट करो पीछे ट्रफ आ रहा है, ये बन जाएगा, सही हो गया, जैसा ऑप्शन ए के अंदर तुम्हें दिख रहा है, सही, इस तरह से तुम्हारे पास दिख जाएगा, समझ रहा है भाई, बस ये देखना होता है, क्लियर। चलो जी आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ द साउंड वेव इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड डायरेक्टली टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, डॉपलर्स इफेक्ट, ओके, so f naught is equals to v over v minus v times f. Okay, the sound wave has a speed of 340, okay, and this much hertz, the observer hears the sound of this much frequency, okay, what's the speed, fine, कर लो भाई, ये तो either first substitute the values or first make v as the subject, okay, whatever easy for you, just go ahead with that, okay, so 4 अच्छा 650 divided by, sorry, एक सेकेंड, मैं जो है ना I'm making v as the subject first and then I'll put the values after that, okay, so v minus vs is equals to v f over f naught, okay, and then v minus this whole thing, अबे भाई, okay, is equals to vs, okay, so this is my rearranged formula, just put in the value and calculate it, okay, so 340 सही है, minus 340 times f which is 480, right, divided by 650, okay, is equals to vs, निकाल दो कितना आ रहा I think easy answer. I did this paper before. है, okay, what's the answer, A is the answer, yes कितना आ रहा है भाई, anyone solving, 22 का मेरे पास ए दिखा रहा है, फाइन, आ रहा है, चलो अगर आ रहा है देन फाइन, ओके, आगे आ जाओ। 22 का बी नहीं आ रहा। मेरे पास जो मार्किंग की दिखा रही है वो तो मुझे ए दिखा रही है, लेट मी कैलकुलेट, 340 सर ए माइनस यार 340 है ना, क्यों भाई तुम कहाँ से देख रहे हो, एक मिनट चेक करता हूँ। 88.92 आ रहा है भाई कैलकुलेशन, भाई तुम दूध वाले कैलकुलेटर तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हो जो दूध वालों के पास होते हैं, देखा वो बड़ा वाला कैलकुलेटर जो होता है, जी वो बगाले वाले के पास भी यही होता है। हाँ अच्छा अरे यार हैवी हो गया है तो, अच्छा जी आ जाओ, आ रहा है, सही आ रहा है भाई, जी जी बस आ गया। ओके, सो तुमसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एंड वाई इन अ वैक्यूम, एक्स हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस मच व्हिच वुड बी 520 नैनोमीटर, बोले तो ग्रीन ग्रीन कुछ है विजिबल के अंदर आ रहा है, ओके, सी आंसर हो जाएगा इसका, सही है,
wave y has a frequency of 9.4 gigahertz. मैंने frequency रट्टा नहीं लगाई हुई, so I always have to calculate the value for the wavelength and then मैं उसे solve करता हूँ. So 3 exponent 8 divided by 9.4 exponent 9. So I am getting 31 or 31 exponent negative c माइक्रोवेव बन रहा है. सही है, सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है. फाइन. अरे यार, शिट्स हो गया. अच्छा जी. सो तुमसे कह रहे हैं कि a plane polarized light wave of intensity I naught is incident normally on the polarizing filter. The initial intensity of the transmitted wave is zero. Whoa, cubic. The initial intensity of the source of the polarizing filter. Source of polarized light is density I naught. The initial intensity of the transmitted wave is zero. Acha, fine, fine, fine. Okay, a second polarizing filter is then inserted between the. Acha ji. A second polarizing filter is then inserted between the source and the first filter. Okay, so ये first था, right? ये second था, right? Its transmission axis is 45 degrees. अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे mention कर दिया, a plane polarized light of intensity I naught is incident normally on the polarizing filter. The initial, so if फर्स्ट the, वो लेफ्ट वाला नहीं होगा? हाँ, ये वाला फर्स्ट नहीं हो, फिल्टर जो है नहीं वो नहीं नहीं ना, वो कह रहा है ना, a second polarized, देखो ना ये लिखा हुआ है ना, of the first filter. सही है ना? Transmission axis of the second filter लेकिन at उसकी 45. डायरेक्शन तो लेफ्ट से राइट जा रही है, तो फिर ये कैसे होगा? किसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जा रही है? वो लाइट की पोलराइज लाइट, अबे, वो एरो बनाएंगे ना। ऐसा चवाट पड़ेगा ना, बगैर क्वेश्चन पढ़े पूछ रहा है भाई. देखना, उसने कहा कि a second polarizer filter is then inserted between the source and the first filter. समझा? कुछ तो बोल यार, जी सर। है ना? Okay, so its transmission axis is 45 degrees to the transmission axis of the first filter as shown. Fine. सही हो गया. What is the intensity of the transmitted wave from the filter combination? Okay. अच्छा जी, फिल्टर की कॉम्बिनेशन. अच्छा, अब जो है अब जो है वो तुम्हारे पास जो है ना, दिस बिकम द फर्स्ट वन एंड दिस बिकम द सेकंड वन. ओके, सो सही है. देखो, they just insert this filter to confuse you, right? But after inserting the second filter, right, ये वाला filter, right, तुम्हारे पास जो है this become the first filter and now this become the second filter, right? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? और मैंने तुम्हें बताया था, if you have to relate the intensity of the transmitted wave coming out of the second filter, right, with the initial intensity, so आप क्या करते हो, I2 should be equals to I naught cos square theta 1 times cos square theta 2. सिंपल सा काम है, राइट? सो तुम्हें क्या करना है, I2 तुम्हें निकालना है in term of I naught. Okay, and for the first filter it is at 45 degrees. Okay, so just square it times. अच्छा, so from with respect to the first filter, the second filter is basically rotated 90 degrees. Okay, 45 degrees. Okay, सही हो गया ना, क्योंकि ये पहले ये 45 था, यहाँ से तुमने 45 और घुमा दिए. ओके, सो यहाँ पे तुम दोबारा से ले लोगे cos 45 डिग्रीज. ओके, सॉल्व कर लो. सही है, I2 इज इक्वल टू I नॉट cos 45 इज अंडर रूट 2/2, स्क्वायर करोगे सो 2/4 1/2. ओके, 1/2 यहाँ से आ जाएगा एंड द सेम गोज फॉर द अदर वन, सो 1/4 आ जाएगा I नॉट ओवर 4. सही हो गया, I नॉट I2 should be equal to I नॉट ओवर 4. सही हो गया, ये आ गया. So always keep in mind, whenever they ask you to link the intensities of the second filter with the initial intensity, always use this formula. Okay, always use this formula. Okay, चलो आगे आ जाओ. What can explain how stationary wave are formed from the progressive wave? Not diffraction, not polarization, superposition. Yes. Okay, chalo. A pipe has a length of 2 meter. It is open at one end and closed at the other end. तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास first order जो होगा, that would be like quarter of the wavelength, and then it will increase half the wavelength, so on, right? So a stationary sound wave is set up with a pipe. There are four nodes and four antinode within the length of the pipe. Fine. So तुम्हें पता है कि half wavelength, okay? तुम्हें पता है कि भाई full wavelength, सही है, and then
this much amount of wavelength. Okay, so 1.2 1.5 1.75 wavelength. Okay, 1.75 lambdas in 2. Okay, in 2 meter length. Okay, so lambda would be equal to 2 divided by 1.75. Okay, so that gives you your wavelength. Okay, निकाल दो भाई कितना आ रहा है? 1.1 on. 1.1 आ रहा है. Fine. सही हो गया. चलो जी. The teacher is explaining the diffraction to the group of the students. Which piece of the instrument is most appropriate for the teacher to use teachers to use to demonstrate the diffraction? Okay, long spring, ripple tang, rope, stretch spring. Nahi. Oh, ripple tang would be best option. Okay, चलो जी, आ जाओ. Coherent light of the constant wavelength is incident normally on the double slit interference fringes are formed on the screen as a screen that is fixed distance from the double slit. The screen is parallel to the double slit. Okay, the separation of the slit is varied. Okay, बदतमीजी कर रहे हैं. 2 मिनट देखो, जब भी ग्राफ आए so always form the equation first and then relate. Okay, do not go to the option first. Okay, the screen is parallel to the double slit. The separation of the slit is varied. Okay, separation of the slit varied. तुम्हें कहा हुआ है कि x is equals to lambda d over a. Lambda d over a. सही है. अच्छा जी. Interference phases are observed on the screen that is fixed distance from the double slit. Uh, that is fixed distance from. So D is constant. Okay. This is parallel to the separation of the slit is varied. So A is varied. Okay. Show the variation with the slit separation. Okay. So basically you are relating with X is inversely proportional to A, and you know that okay, whenever the things are inversely proportional, so the graph should look like this. Okay. देखो बच्चों को ना कुछ confusion होती है ग्राफ में. So ये तुम्हें इस तरह से दिखेगा, right? एंड अगर तुम्हारे पास कोई चीज नेगेटिव प्रोपोर्शनल है, राइट, अगर कोई चीज तुम्हारे पास इस तरह से if y is directly proportional to negative x, then तुम्हारे पास ग्राफ इस तरह से बनेगा. ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड, बी कुड नॉट बी द पॉसिबल ऑप्शन. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं है. ओके, चलो. ओके जी, आगे आ जाओ. लाइट ऑफ बहुत दफा रिपीटेड क्वेश्चन है. ओके, दिस इज रिपीटेड लाइक 100 टाइम्स, बहुत दफा आया भाई. ओके, लाइट ऑफ द वेवलेंथ दिस मच नैनोमीटर passes through the refraction grating of this much lines per millimeter. This much lines per millimeter. Okay, so this is capital D. You first have to find the small d. तुम्हें पता है कि small d is basically 1 millimeter, like the distance of the grating divided by the number of the line you have. Okay, the formula is to find the small d, you have the distance, yeah, the length of the grating, the length of the grating divided by the number of line, right? Number, yeah, number of lines. Okay, सही हो गया. So this gives you your D. Okay, what's the total number of means the theta will going to be 90 degrees. Okay, and तुमने जो है ना वो यहाँ से कंसिडर करना है हाफ वे पे. सही है, थोड़ा सा इधर ले लो, ये आगे इधर. सही है. So let's say this is the zeroth order. Just consider 90 degrees. That gave you all the orders from the central to any one side. Okay, and then just add it by 2 plus 1. You'll get the final order. Answer D होता है वैसे, but let's see. चलो सॉल्व कर लेते हैं. So n lambda is equals to D sin theta. सही है. अच्छा जनाब, you have to find n. Okay, and sine theta should be 1 because if you put 90 in sine, so that gives you sine theta as 1. D is 1 exponent negative 3 divided by 300, right, into lambda भी division में आ जाएगा into 690 exponent negative 9. Okay, so यहाँ से आपके पास जो order आ रहा होगा that would be somewhere around 4 point something something. Okay, and to find the total number of order, please बता दो कितनी वैल्यू आ रही है. 9 R. अबे इसकी बताएगा, डायरेक्ट बता रहा है. 4.8 कुछ है. 4.8, वो तो मेरे को भी रट्टा लगा हुआ है आंसर पे. 4.8 आ रहा है. फाइन फाइन, 4.8 है. सो यू आर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट इट और यू आर नॉट अलाउड टू राउंड इट अप, राइट? सो जस्ट टेक 4 4 एंड 4 दिस साइड. सही है. 1 2 3 4 दिस साइड, 1 2 3 4 दैट साइड एंड मिडिल वन, राइट? सो 9 आ जाएगा. चलो आ जाओ भाई. So a fine mist of the oil droplet is sprayed into the air. As the oil droplet leave the nozzle spraying device, they become electrically charged.
what is not the possible value of the charge on the oil? तुम्हें पता है कि charges are quantized, which mean if you divide every value by the actual value of charge, which is 1.6 exponent negative 19, okay? So if you divide every value by this value, you should get the integer number 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? If you are getting decimal number, then this could not be the possible charge, okay? 0 is an integer, so this is possible. This could not be possible because when you divide that by 1.6 exponent negative 19, you won't get the integer value. Okay, when you divide this one by 1.6 exponent negative 19, you'll get 3. And when you do for this one, I think you will get कितना आएगा इससे कुछ 80 का 5 आ करूँ रहा है सर। 5 आ रहा है 5 आ रहा है ओके गुड हो गया सही हो गया सो बी इज नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन ओके आगे आ जाओ तुमसे कह रहा है कि in the circuit shown a fixed resistor X is connected in series with a battery and a variable resistor. The power dissipated in the resistor X is this much when the current is this much passes through it. Okay. The variable resistor is adjusted so that the power dissipated of X is increased. अबे यार बदतमीजी कर दी इन्होंने अच्छा जी what is the new current in the circuit हम्म अच्छा जनाब सही है पावर एक्स सही है 150% कर लेते हैं ये भी गुजरा है यार किसी ने पेपर में हमने किया जी सर, ये किया है हमने ना पहले। हाँ सो अच्छा सो पावर डेसिपेटेड इज दिस मच सही है इसकी 10.2 करके पावर आती है और वहां से फिर जो है ना न्यू पावर से आप जो है करंट निकालो दो सही है सो दैट द पावर ओके सही हो गया सो अगर हम क्या कर ले इसमें सही है सबसे पहले तो इसकी रेजिस्टेंस निकाल लो सो पावर इज पी इज इक्वल टू आई वी नहीं नहीं सॉरी आई स्क्वायर आर कर लेते हैं सही है 7.2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर सही यहाँ से आर आ जाएगा सही है अच्छा जी फिर उसके बाद हमें पता है कि यू आर इंक्रीजिंग द पावर डेसिपेशन बाय 50% विच मीन व्हेन यू हैड द 7.2 पावर डेसिपेशन okay so that was corresponds to 100% let's say okay and now you are increasing it to 150% okay so let's find the new power across it okay एकदम पावर इक्वल्स टू IV से भी कर सकते हैं ना ये वोल्टेज डायरेक्ट निकाल हमें लंबी नहीं हो जाएगी नहीं सेम ही है अच्छा वोल्टेज भी कांस्टेंट ही रहेगी। इन्होंने बताया मैं नहीं है बट रेडी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस कौन सी रखी हुई है ना एक्स की खैर तो सॉल्व कर लो इससे तुम लोग देख लो अपने तरीके से तुम्हारे पास आ रहा है आई थिंक आना चाहिए सही है एंड कितना आ रहा है भाई 7.2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 आई एम गेटिंग 10.8 10.8 एज माई पावर ओके एंड दोबारा से फॉर्मूला लगा रहा हूँ पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का सही है एंड व्हाट इज द न्यू करंट सही है सो पावर मेरे पास आ रही है 10.8 द रेजिस्टेंस इज 7.2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर सही है आंसर 0.8 0.8 आ रहा है क्या चीज रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस जी ओके सो डिवाइड कर दो फिर 14 बन रहा है राइट नहीं अंडर रूट भी तो करना है उसको अरे मालिक कर दोगे सही है 3.7 आ गई। 3.7 आ रहा है परफेक्ट सर मैंने सर IV वाले से किया उससे 4.5 आ रहे तो है आई बी से अच्छा क्या लॉजिक क्या लगी जरा एक्सप्लेन करोगे पावर इक्वल्स टू IV की उससे वोल्टेज निकाली वोल्टेज सही है टू अच्छा टू आपने पॉइंट फोर वोल्ट है। पावर रखी 7.2 सही है और 3 का आपने वोल्टेज रखा तो उससे आपके पास जो वो आया होगा अच्छा उससे आपके पास जो आया होगा वोल्टेज आया होगा इसके अक्रॉस एक्स के क्रॉस सही है अच्छा हम ये मान के चले रेजिस्टेंस कांस्टेंट है अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारे पास वोल्टेज भी कांस्टेंट रहना चाहिए सही है और जितने भी पावर वो इंक्रीज करें वो पावर इंक्रीज कर देगी करंट अच्छा और फिर जो आपके पास नया जो अच्छा मैंने वो 1.5 इंटू 7.2 किया था वो न्यू पावर सर के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि पावर इंक्रीज के बाद वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है एक्स पे वो क्योंकि नहीं वेरिएबल रेजिस्टर चेंज हो रहा
हाँ ये आप कह सकते हो कि वेरिएबल रेजिस्टर की वजह से ना चेंज होने की वजह से, हाँ ये आप कह सकते हो, इसमें फंस जाओगे। जो आप कर रहे हो ना मूवी, इसमें फंस जाओगे। क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर जब चेंज हो रहा है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस जब चेंज होगी ना, तो इसके अक्रॉस जो है ना वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा, राइट। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा, सो दे विल आल्सो बी द फ्लक्चुएशन बिटवीन द फ्लक्चुएशन अक्रॉस एक्स, राइट। और जब इसके अक्रॉस वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा, तो आप उसके वोल्टेज को नहीं ले सकते हो, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। जबकि रेजिस्टेंस अगर आप बात करो, तो एक्स की फिक्स रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस है, तो उसका कोई मसला नहीं होगा, राइट, समझ लो। जी सर। चलो जी, आगे आ जाओ। सो आपसे कह रहा है दैट, ओके, so the potential difference across the metal wire is kept constant. The length L and the diameter D of the wire are both varied. The type of the metal is kept the same. The type of the metal is kept the same. Fine. How is the current in the wire is अबे यार, एक second. The potential difference across the metal wire is kept constant. Okay. The length L of the diameter D of the wire are both varied. Length and the diameter. Okay. What? The type of the material is kept constant. Okay. How is the length, if we say v, if we say r is equals to rho l over a, okay, and if we replace v with v over I, okay, and rho l over pi d square over 4, सही हो गया। एंड हमारे पास जो है v इज कांस्टेंट, d एंड l को हमने रिलेट करना है, सो d स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l मेरे पास आ रहा है, सही हो गया। अच्छा जी, ई हाउ इज, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हाँ जी, डी स्क्वायर एंड एक सेकेंड, एक और चीज भी आ जाएगी। और क्या चीज है? हाउ इज द करंट इन द वायर रिलेटेड टू एल एंड डी, ओके। सो करंट इन द वायर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, एंड करंट इन द वायर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ओके, एंड डी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये आपके पास है। अब देख लो, आप समझ रहे, समझ में आई? गेटिंग? सर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं है और अरे इनवर्सली चंदा, प्रोपोर्शनल। अरे चंदा, देखना, सबसे पहले इसको उधर ले आओ, डिनोमिनेटर को उधर ले आओ, सही है। v over I ऐसे रहने दो, ओके। मूविंग द रेस्ट ऑफ द थिंग हेयर, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू रो एल, समझ रहे हो? अब आप देखो, सो रो, v तो कांस्टेंट है ना, v तो कांस्टेंट है, तो उसको तो देखने की जरूरत नहीं है, इसको तो छोड़ दो आप, सही है। सो एंड I is that is inversely proportional to L, right? क्योंकि 1 over I is basically directly proportional to L, right? समझ रहे हो? So I is inversely proportional to L. D squared is directly proportional to L, right? And if you take D squared to the other side, so it will be in the denominator. So I square is directly proportional to D square, right? समझ रहे हैं भाई? प्लीज बताया आप। कैसे बोल, directly proportional to L and inversely proportional to D square, directly proportional to L and inversely proportional and inversely proportional to, ओके जी सर, समझ आ गया। it is inversely proportional, ये गलत हो रहा है। It is inversely proportional to the L, yes, D is the correct option, fine। चलो जी, आगे आ जाओ। यार ये अभी मैंने सॉल्व करके भेजा था किसी को। अच्छा जनाब, अबे यार एक सेकंड दो जरा। ओके, सो तुमसे क्या रहा है? द स्टूडेंट सेट अप अ सर्किट, द डायग्राम शोज, अच्छा ये थोड़ा सा समझ लेना प्लीज, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो थोड़ा समझ लेना, ये सही है। तुम खुद से सॉल्व करोगे ना, नहीं हो पाएगा अभी तुमसे। अकेले में सॉल्व करोगे हो जाएगा, अभी तुमसे ना हो पाए, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी सॉल्व करोगे ना तो नहीं हो पाएगा, सही है। तो यहाँ पे सुन लो प्लीज। Okay, so तुमसे कह रहे हैं the student set up the circuit. The circuit diagram shows how the positive and the negative terminal of the voltage of the voltmeter are connected to the circuit. The voltmeter has an initial reading that is positive. Okay, fine. Which change, if any, in the temperature and the light intensity would cause the voltmeter reading to decrease. Okay, आ जाओ भाई कर लेते हैं। So if you इधर want, वो कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर रीडिंग नेगेटिव होगी। नहीं, डिक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज का मतलब है इट बिकम लेस पॉजिटिव, राइट? समझ रहे हो? ओके, अच्छा जी। करंट डिक्रीज हुआ होगा। नहीं नहीं, करंट से ना सोचो, करंट से ना सोचो, करंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, राइट। देखो, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लेस पॉजिटिव, डिक्रीज मीन लेस पॉजिटिव, ओके।
less positive. Okay. Acha, so less positive mean the voltage at this terminal will be lesser, okay, than the previous value. Okay, not from this terminal. Okay, so the voltage at this terminal would be lesser than the previous value. कैसे होगा lesser? तुम्हें पता है कि ये connected है इस thermistor के cross, right? So the voltmeter reading, the plus terminal of the voltmeter depends upon the temperature or the voltage drop across the thermistor, right? So तुम्हें इसके across जो है ना voltage decrease करना है, okay? So if you want to decrease the voltage across it, right, so उसका जो resistance होना चाहिए that should also decrease, and उसका temperature जो होना चाहिए that increases, right, because thermistor has the inverse relation with the resistance, right? Set हो गया. अच्छा, so this is first thing that you can do. The second thing is you can either change the fixed resistor with a higher value of resistance, okay? So you can change the fixed resistor with a higher value of the resistance. बस इन्होंने यहाँ पे fixed resistor के साथ छेड़खानी नहीं की हुई, so we can ignore it, right? सही हो गया. So पहला काम क्या है? We want this terminal to be less positive than the previous value, okay? तो उससे उसका मतलब ये होगा कि we want the potential drop across the thermistor, not here, okay? Across the thermistor to be lesser than the previous value, and for that you require the resistance to decrease, and for that तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए. एक चीज हो गई. अब दूसरी चीज आ जाओ. एंड द सेकेंड थिंग इज यू वांट to increase the voltage drop across this terminal, okay? you want the increase in the voltage drop, because if they're saying less positive mean the positive value become smaller and the negative value become greater, right? मतलब like पहले मान लो पहले तुम्हारे पास जो था ना 10, पहले वैल्यू आ रही थी 10 माइनस 5 से, राइट? ये जो उन्होंने कहा ना रीडिंग बिकम पॉजिटिव, राइट? तो पहले तुम मान लो कि तुम्हारे पास आ रही थी 10 माइनस 5, तुम्हारे पास 5 पॉजिटिव में आ रही थी, राइट? नाउ दे आर सेइंग द वोल्टमीटर रीडिंग डिक्रीजेस, व्हिच मीन दो पॉसिबल सिनेरियो है, राइट? ये तीन पॉसिबल सिनेरियो है कि इससे डिक्रीज होनी चाहिए. द वोल्टमीटर रीडिंग शुड गिव लेसर देन 5 वोल्ट्स, ओके? सही है. तो अब क्या करोगे कि भाई या तो इसकी वैल्यू कम कर दो तुम, राइट? तुम इसको 9 कर दो, 5 ऐसे ही रहने दो, दैट गिव्स यू 4, लेसर देन दैट डिक्रीज हो जाएगी, राइट? इफ यू कीप दिस वन सेम, राइट, बट दिस वन वुड बी लेसर, सही है, 4, दैट वुड वर्क, क्योंकि तुम्हारे पास जो है दैट विल बी ग्रेटर, राइट? ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है, सही है. और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है दैट वुड बी यू डिक्रीज बोथ द वैल्यू. 9 को कर 10 को कर दो, अच्छा 10 को कर दो 8 और 5 को इंक्रीज कर दो 6, ओके? एक को इंक्रीज करो, दूसरे को डिक्रीज करो, राइट? 8 माइनस 6 गिव यू 2, ओके, राइट? सो अब देखो इन्होंने हमें दो चीजें दी हुई है, दो ऑप्शन दिए हुए, राइट? that you also have to change the thermistor condition, and you also change the light dependent resistor condition, right? So for that हमें क्या करना होगा? For that we have to consider this scenario where we have to increase the thermistor thing, right? Thermistor where we have to decrease the thermistor value, right? जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, and we have to increase the ये वाला voltage, okay? अच्छा, if we want to increase the voltage across it, but हमारे पास इसका control directly नहीं है, क्योंकि we are not allowed to change the resistance directly. fixed resistor को हम नहीं change कर सकते, okay? So इसके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम ये कर दें, if we decrease the voltage across the light dependent resistor, then ultimately the voltage drop across the fixed resistor increases, and that increase in the value will ultimately decrease the overall voltmeter reading, right? सही हो गया. अच्छा जी. Now, if you want to decrease the voltage across the LDR, तो तुम्हें पता है कि भाई voltage decrease is directly proportional to resistance का decrease, and resistance decrease is inversely proportional to the intensity, right? So you have to increase the intensity, that decreases the resistance and decreases the voltage drop across the LDR, okay? And the decrease in it will increase. Okay, so the decrease in the voltage across LDR will increase the voltage drop across the resistor, okay? And this become more negative, okay? This terminal become more negative, okay? And when you increase and you want the
voltage across the thermistor to be lesser, right? And for that, your resistance should be lesser, and for that your temperature should be greater, right? Inverse relation है. So yeah, so this become less positive, right? This become more negative and this become less positive, right? So और जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा वो लेट्स से मैंने तुम्हें कंडीशन के तौर पे दिखा दिया, राइट? अब आ जाओ तुम इसको देख लो, राइट? यू वांट द टेम्परेचर टू बी इंक्रीज एंड यू वांट द इंटेंसिटी टू बी इंक्रीज एज वेल. अब देख लो कौन सा आंसर बन रहा है. ए बन रहा है, दैट्स इट. आंसर ऑप्शन में जाके चेक करोगे नहीं पल्ले पड़ेगा. ओके, जस्ट मेक द लॉजिक फर्स्ट एंड देन सॉल्व इट. ओके, समझ लो भाई. चलो, अगर आगे है समझ में तो आगे चलते हैं. ओके जी. Some resistors and the battery of the electromotive force E negligible internal resistance are connected in series as shown. Fine. Which statement is correct? The EMF across each resistor is equal to the potential difference across the battery. Can you see? EMF should be across the battery, not the resistors, right? The potential difference across each resistor equal to the EMF. No, ये पैरेलल के अंदर होता है, right? The sum of the EMF across, no, the sum of the PDs होना चाहिए, right? Kirchhoff का second law, the sum of the potential difference. Fine, सही. Kirchhoff का second law. Kirchhoff का first law तुम्हें law of conservation of charge से relate करता है, सही है. आ जाओ. The diagram shows the network. ये बहुत दफा repeat हो चुका है. Okay, the diagram shows the net, not this one, that one, 35. Okay. So the diagram shows the network of the resistor. Each resistor has a resistance of 6. What is the total? Okay, fine. अच्छा जी, आ जाओ भाई. 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6. 1 2 3 4 5 6. 6/6. ओके, 1. इस पूरे की रेजिस्टेंस, सेंटर वाले की रेजिस्टेंस आ रही है 1. ओके, दिस वन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1. सही. 1/6 plus 1/6 plus 1/6. 3/6. 6/2 3. 6 over, नहीं, 6/3 2. इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 2. ओके. ओके, एंड 1/6, 1/6 plus 1/6 plus 1/6, right? 3/6 gives you 1/r total, right? You have to cross multiply it, right? So 3 1s are 3 2s are. So ये भी आ गई 2, right? ये आ गई 2. Okay. So you have 3 resistors, right? In general, 2 have the same resistance, 1 have the lesser. So तुम्हारे पास 5 बन जाएगा. चलो, आ जाओ भाई. अबे यार, ये पोटेंशियोमीटर बार बार आ रहा है. I'm not expecting the potentiometer in your paper. बहुत दफा आ चुके हैं, घिस घिस चुका है ये. अच्छा जी. सो द डायग्राम shows a battery of the negligible internal resistance connected in series with a pair of with a pair of the fixed resistors R1 and R2. Fine. Just assume this thing as a voltmeter. Okay, मान लो एक बड़ा सा voltmeter है. अच्छा जी. Okay, so the circuit is to be used to test whether the electromotive force of the particular cell of 1.5 volt. The cell is connected between the terminal X and Y, fine, in parallel with R2 and in series with a galvanometer, fine. Which statement about the test is true? Fine. अच्छा जी. सबसे पहले तो एक काम करो. 20 over 80 times 6. 1 4 1.5 आ रहा है. ओके, सही है. So basically this battery drops 1.5 volt across this resistor R2, right? ये तुम्हें पता चल गया. हमने V out V in का फार्मूला लगाया. So यहाँ पे जो है 4.5 का ड्रॉप होगा, यहाँ पे 1.5 का वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइट? अच्छा जनाब, which statement about the test is correct? Okay. तुमसे कह रहा है कि any non-zero reading on the galvanometer means the cell has a EMF of no. A battery does not need to have the battery do need to have the EMF of 6 volt, right? क्योंकि अगर तुम 6 volt से change करोगे, your formula changes, right? जब तुम्हारे पास फॉर्मूला के अंदर वैल्यू चेंज होगी, then this values the potential drop will be changes, right? will be changed, right? तो उसकी वजह से तुम्हारे पास सेम नहीं आ रहा होगा, right? So this is not possible as well. बोल भाई, क्या बोल रहे हैं मुबीन? सर वो मैं जीरो रीडिंग का पूछ रहा था. वो अगर तो जीरो रीडिंग हेलो. होती है तो फिर हाँ जी. देखो, टेस्ट तब होगा क्या होता है? तो फिर देखो मैं बता दो. ये आंसर आना चाहिए इसका. द सेल मस्ट बी कनेक्टेड ईदर वे अराउंड द बैटरी. उल्टा लगाया हुआ है क्या? लगाया हुआ तो सही है. नहीं, लगाया हुआ तो सही है.
The galvanometer does not need a scale calibration in ampere. आई इतनी गंदी गंदी चीज दे रहे। अच्छा सर जी। इसका आंसर डी है। कल किया था मैंने ऐसा क्वेश्चन अच्छा, सेम। द galvanometer does not need a scale calibration। हाँ सही है, उसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी काम हो जाएगा। सही। देखो सीन ये है, सीन ये है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम 7 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे इस्तेमाल करो, लेट से मान लो 8 वोल्ट ले लो, 8 वोल्ट, राइट, तुम फार्मूला लगाओ यहाँ पे, सही। अगर तुम्हारे पास 8 वोल्ट की बैटरी है ना, 8 वोल्ट की बैटरी है, तो वी आउट वाला फार्मूला लगाओ, वी आउट इज इक्वल टू R1/R1 प्लस R2, सही, फार्मूला लगाओ, वी इन सही है, वी इन है 8 वोल्ट, सही है। और तुम्हारे पास R1 पे हम ये ले रहे हैं 20 डिवाइडेड बाई 80, सही है, 80, सही है। वंस वंस 2 वोल्ट आ रहा है, देख रहे हो। सो इफ यू चेंज द वोल्टेज ऑफ द मेन पावर सप्लाई, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे जो बैटरी होगी उससे भी फर्क पड़ जाएगा, राइट। सो ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। सो दिस ऑप्शन, द बैटरी डज नॉट नीड टू बी द ईएमएफ ऑफ, ये तो, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, पहली बात, सही है। सो दिस बैटरी नीड्स टू बी 6 वोल्ट, ओके, पहली बात। दूसरी चीज, एनी नॉन जीरो रीडिंग ऑन द गैल्वेनोमीटर मींस दैट, अच्छा, जब तुम्हारे पास दिस इज 6 वोल्ट, राइट, इसका मतलब क्या है कि 4.5 volts out of 6 will be dropped across R1, and out of 1.5 dropping across R2, right? जब तुम्हारे पास यहाँ पे 1.5 को ड्रॉप हो रहा है, सही है, एंड यू वांट टू टेस्ट द सेल ऑफ द ईएमएफ 1.5, तो जब 1.5 वाले सेल को यहाँ पे कनेक्ट करोगे, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गोज टू जीरो, राइट, because the resistor R contain the same potential difference, and the battery provides the same potential difference, right? So when you find that difference between these 2 points, you'll get the zero, right? जब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो ही नहीं करता, जब करंट फ्लो ही नहीं करता है तो नीडल बिल्कुल होल्ड स्टिल रहनी चाहिए, राइट। And if you want to do the test, right? If you want to do the test, so for this, like for this particular scenario, ये वाला जो scenario given है इसकी बात करूँ, so if you want to do the test for this particular scenario, so you don't want to have the galvanometer fully calibrated, right? क्योंकि तुमने तो सिर्फ निडल देख ली ना कि निडल मूव ही नहीं होनी चाहिए, वो तो जीरो पे रहनी चाहिए, right? तो disconnected condition में तुम देख लो कि where is the actual position of the needle, right? And then just connect in the circuit and place a right value of the battery across XY। तो अगर तो निडल मूव हो गई, किधर कहीं पे भी गई, राइट, सो द टेस्ट लाइक फेल हो जाएगा, राइट। एंड इफ द निडल डजंट मूव, देन वो टेस्ट पास हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया भाई, वो भी समझिए। जी सर। तो अगर वो पहले में कहते कि जीरो रीडिंग है तो फिर हाँ, फिर वो वो ही करेक्ट ऑप्शन होता, सही। करेक्ट होता, हाँ जी, करेक्ट हो जाता, वो करेक्ट हो जाता, सही है, ठीक है चलो। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि टू न्यूक्लियाइड्स आर डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम प्रोटॉन नंबर होने चाहिए, है ना, और डिफरेंट न्यूट्रॉन होने चाहिए, ओके। न्यूट्रल एटम ऑफ द न्यूक्लियाइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं जी। न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रोटॉन अलग अलग है, सो यू शुड हैव द सेम, यू शुड हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, राइट। और उसने कहा है कि न्यूट्रल है, राइट। अगर तो वो आइंस कह रहा होता, देन यू कैन से दैट, ओके। न्यूक्लियस ऑफ द nuclei of the nucleuses have the different number of proton, same number of होने चाहिए, okay। and तुम्हारे पास जो है nuclei of the nuclei of the nucleus have the same number of nucleons। सर अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, यस, तो फिर ए कैसे गलत? एक सेकेंड। neutral atoms of the nucleides have the same number of electron, है, एक सेकंड, ये डी भी पढ़ लें तो जरा मुझे। न्यूक्लियाइड ऑफ द न्यूक्लियस हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नहीं होनी चाहिए ना, न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, उसकी हमारी कंडीशन नहीं है। न्यूक्लियाइड ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ये भी जरूरी, यही बच रहा है यार, लेकिन ये मुझे क्यों गलत लगा फिर। न्यूक्लियर न्यूट्रल एटम ऑफ द न्यूक्लियाइड्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब, सेंस क्यों नहीं बन रहा है इसका। न्यूट्रल एटम, देखो मैं ये समझ रहा हूँ कि वी हैव टू डिफरेंट न्यूक्लियस, ओके, एंड दे आर आइसोटोप, राइट, एंड इफ दे आर आइसोटोप, सो, अबे शिट्स हो गई यार, शिट्स, सॉरी माय बैड, नहीं मैं नहीं बताऊंगा,
छोड़ो पर्दा रखो Sir, बस neutral right. atoms means no charge, so they अबे won't give नहीं any नहीं electron. अबे अबे इतनी केमिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है बे बचपन में एक जमाने में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई भी है 2 साल इतनी मेरे को आती है यार मसला ये मैं ना ये समझ मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था बस सही है बस ये वो सही है बेसिकली अगर अगर आइसोटोप होगा तो हमारे पास प्रोटॉन सेम होंगे ना राइट तो इफ बोथ the isotopes if both the isotope of the element should have the same proton then they should also have the same electron as well right अगर तो वो न्यूट्रल फॉर्म में right और अगर तो वो न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है देन दे वुड एग्जिस्ट द डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो भी चीज़ है इलेक्ट्रॉन सही है आ जाओ भाई अच्छा जी तुमसे कह रहे 39 के अंदर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द आर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन शोन आर इज इक्वल्स टू charge on the particle over the mass of the particle okay जी the value of the r is determined for alpha particle beta plus and the proton सही हो गया विच लिस्ट ऑफ द अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा अल्फा के लिए अगर तुम करोगे सो 4/2 चार्ज ऑन द पार्टिकल so charge of alpha is 2 divided by mass of the particle is 4 right 1/2 right 1/2 smallest part small mass आ रहा है right so beta plus के लिए करोगे so the charge is +1 and the mass is like 1 over something some value some 180 so that would be okay 18 this is 114 हेलो 1840 बट खैर हो गई एंड द प्रोटॉन वुड बी 1/1 सही हो गया अच्छा जी विच लिस्ट शो द पार्टिकल ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ओके सो सबसे ज्यादा बड़ा जो है सबसे एंड में आना चाहिए सो प्रोटॉन शुड बी एट द एंड ओके एंड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आर फ्रॉम द लेफ्ट टू बीटा राइट ओके पॉजिटिव होगा ना एंड पे हाँ और अल्फा शुरू क्या चीज तो बीटा पॉजिटिव एंड पे होगा और अल्फा शुरू अल्फा क्यों भाई बीटा पॉजिटिव एंड पे क्यों होना चाहिए अच्छा सॉरी हाँ बीटा पॉजिटिव का सबसे ज्यादा आ रहा होगा सॉरी माय बैड और अल्फा जो है वो शुरू में होना चाहिए और 0.5 देन 1 एंड देन दैट मच राइट बी आ रहा है सही हो गया ये आ जाएगा 0.5 देन ये आ जाएगा 8400 ये आ जाएगा 1 सही है सो बीटा सबसे एंड में सही है एंड देन प्रोटॉन एंड देन अल्फा फाइन चलो जी which combination of up and down quark of the quark forms a neutron up down down okay चलो भाई अच्छा जी सो मैंने तुम लोग को पेपर कहा है कि जस्ट ट्राई द पेपर इसका 13 ट्राई द 13 वेरिएंट ऑफ दिस पेपर जिन्होंने नहीं किया हुआ एंड दोज हु डिड द 13 वेरिएंट जस्ट ट्राई 11th वेरिएंट ओके दिस इज बाय द वे विंटर 23 12 ओके चलें जी बस हो गई आज की कहानी सही है चलिए ओके ठीक है गाइस सर अल्लाह टेक हाफिज केयर बच्चों अल्लाह हाफिज भाई आप उससे अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज Real office. अल्लाह हाफिज